मार्गदर्शक हैं, अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के संरक्षक हैं, विधि विद्या विशेषज्ञ हैं और उसके अलावा बड़े ही मैंने विख्यात, इसको कहते हैं अपने ने संस्कृत और विधि शास्त्र दोनों पर बराबर जिनका अधिकार है, ऐसे प्रोफेसर शर्मा जी, जस्टिस मुकुंद काम शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस ग्रंथ का लोकार्पण करें, इसे आलोक प्रदान करें। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः नमस्ते। अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी को पूर्व कुलपति है, हमारे भ्रातृतुल्य है पांडे जी, उनके सौजन्य से ही आज मेरा एक ग्रंथ यहाँ हो पाए और अत्यंत विख्यात दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत संपृक्त और अधिवक्ता भी रह चुके आर्यन वत्स जी जो अभी सभा संचालन कर रहे हैं, नीलम शर्मा जी, और प्रधान रूप में आज जो हमारे बीच में आए हैं लाल बहादुर शास्त्री चांसलर के रूप में ही हम ज्यादा जानते हैं आप, मुकुंद शर्मा जी, और आज विशेष रूप में रमाकांत गोस्वामी जी का बर्थडे जन्मदिन, रमाकांत गोस्वामी जी का बहुत ही एक सांस्कृतिक विषय में इतना उत्साह है मन में कि वो हमेशा प्रोत्साहन करते हैं। पिछले बहुत साल से पहले मेरा दूसरा एक विमोचन हुआ था सर माइक। तो और यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि रंजन त्रिपाठी जी दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन है, स्टूडेंट वेलफेयर के डीन है, वो सभी आए हैं और हमारे लाल बहादुर शास्त्री के अध्यापक हैं और विशेष रूप में इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारे आदि नारायण जी आदिला फाउंडेशन से यहाँ और यहाँ उपस्थित अशोक थपलियाल जी जो ज्योतिष के विषय में बहुत अच्छा बोले हैं। अभी सबको नमस्कार। अभी बस जी बोले संक्षेप में बोलने के लिए मैं किसी उच्च शिक्षा में पढ़ गया, मैं ग्रंथ के बारे में बोलूं या नहीं ज्योतिष के विषय में बोलूं, किस विषय में बोलूं? दोनों विषय में तो बहुत गंभीर है। ग्रंथ के विषय में पहले मैं बोल देता हूँ क्योंकि अभी ग्रंथ का विमोचन हुआ है। एक कविता कांता स्वयंवरः एक बहुत अत्यंत रोचक काव्य है। इसका रचयिता है कलिंगपल्ली रामचंद्र शास्त्री है। तो इतना प्रतिभाशाली एक कवि थे। इन्होंने काव्य ऐसा हम जैसे पुस्तक पढ़ के बहुत सोच के लिखते ऐसा नहीं लिखे, वो आशुक होता तो जल्दी ऐसा कह दिया है, वो काव्य हो गया है। तो बहुत प्राचीन कवि हमारे घर में था, कर्नाटक में प्रकाशित प्राचीन तेलुगु लिपि जो है उसको हम प्रकाशित इसको बाहर ला करके उसको सारे समस्त भारतीयों को परिचय करने के लिए मैं उसको पहले उसको देवनागरी की ट्रांसलिटरेट किया, उसके बाद संस्कृत में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में व्याख्यान किया। उसका नाम है चौड़ूरी। चौड़ूरी मेरे घर का नाम है, चौड़ूरी उपेंद्र राव, इसलिए चौड़ूरी इसका नाम रखा मैंने। तो इस काव्य के बारे में अच्छा साहित्यिक हमारे, क्योंकि मैं जेएनयू में 20 साल से यहाँ बगल में हमारे विद्यालय में रमेश कुमार पांडे जी बहुत सारे कार्यक्रमों में वो इतनी साहित्यिक अभिरुचि रखते हैं और इतने कार्यक्रम दक्ष है और इतने बच्चों विलास से हमेशा परिपूर्ण होते हैं और उनके नेतृत्व में पूरा 5 साल विद्यापीठ इतने भव्य रूप में चला था। तो इस प्रकार के जो वातावरण इस तरह के अच्छा। और दूसरी एक बात बोले, इसका फॉरवर्ड जो पांडे जी लिखे हैं, रमेश कुमार पांडे जी लिखे हैं, वो शायद भूल के बहुत दिन हो गए हैं। तो
आप देखिए। और उसके बाद इसका दूसरा फॉरवर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी जी भी लिखे जो चेयरमैन थे, कैट के चेयरमैन थे और पहले, और वेरी फेमस पाटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, तो हैदराबाद में रहते हैं। वो स्वर्ण भारती का अध्यक्ष है, स्वर्ण भारती भी वहाँ साहित्य संस्था है जैसे है। तो विषय इसको ब्रीफली बोलता हूँ, उसके बाद में ज्योतिष के विषय में बोलता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये इन्होंने एक ऐसा एक चमत्कार काव्य लिखा है। ब्रह्मा सरस्वती को दो बेटियां हो जाते हैं, तो बहुत ही वो दो बेटियां हो जाती हैं। सब सारे देवताओं को बुलाते हैं, सारे देवताओं को बुलाने के बाद वो बोलते नामकरण उत्सव करेंगे, इसको सभी आनंद हो जाते हैं। तब वो सभी जाकर के बृहस्पति जी आ जाते हैं, शिव भी आ जाते हैं, विष्णु भी आ जाते हैं, लक्ष्मी पार्वती सभी आ जाते हैं। आने के बाद पार्वती जी इनको नाम देते हैं, पहले बेटी को कविता नाम देते हैं और लक्ष्मी जी दूसरे बेटी का नाम देती है गीति कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को दो बेटी है, एक कविता है, एक गीति। वास्तव में कवि क्या कहना, कृपा जी में देखा है। तो ये दोनों बेटियां, इसका मतलब क्या है आपको समझना चाहिए। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की बेटियां हैं दोनों, एक कविता है, दूसरा संगीत है। संगीतम से साहित्य, ये वास्तव में कवि कहना चाहता है। दो बेटियां हैं, एक कविता है, दूसरा संगीत। गीति मतलब संगीत है। जो जो पैदा हुए धीरे धीरे बढ़ते गए हैं, वो अच्छे अच्छे कविता बहुत सारे अच्छे गुणों से बढ़ने लगे। कैसे गुणों से? माधुर्य ओजस प्रसादों से, उन गुणों से, और बहुत ही सुंदर हो गई अलंकारों से वो कविता। गीति भी सौंदर्य हृदय जन्य सारे संगीत से वो भी पड़े हो। तो बाद में एक बार ब्रह्मा जी सरस्वती से पूछा, इतनी अच्छे टैलेंटेड हमारे दो बेटियां हैं, उसको वर कैसे मैं दूं? तो सरस्वती बोलते उसका स्वयंवर कर दीजिए। तो कविता का स्वयंवर का आयोजन करते हैं, तो सभी आ जाते थे, सभी देवी गॉड्स सारे जो कवि लोग, विद्वान लोग, वेद शास्त्र विद्वान भी आ जाते हैं, वैयाकरण आते हैं, न्यायिक आ जाते हैं, मीमांसक आ जाते हैं। कविता किसका वर्णन करेगा? तो उस सबको देख करके कविता बोलती है, देखिए मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें यदि वैयाकरण बैठा है तो वो जरूर, उसको मैं कभी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वैयाकरण मेरे भाई जैसा है, ऐसा नहीं है। और दूसरा, यदि कोई न्यायिक है वो भी मेरा भाई जैसा है, वो तो मैं कभी भी वर्णन नहीं कर सकता। यदि कोई वेदशास्त्र विद्वान है वो भी मेरे भाई जैसा है, वो तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। यदि मीमांसक है, इसमें जो गण आए हैं वो तो मेरे शत्रु है, उनको वर्णन करूंगा ही नहीं। तो मैं इसको वर्णन करता हूँ, वो बताते हैं वो ऐसा रसिक आदमी होना चाहिए, भाव गंभीर होना चाहिए। इसका मतलब कवि है, कवि को कविता वर्णन कर रहे हैं। कवि कैसा होता है वहाँ कवि ने बताया, रसिक होना चाहिए, भाव गंभीर होना चाहिए, वो दरिद्रता का अनुभव नहीं करना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, सभा रंजन करना चाहिए, इस प्रकार आपकी महिला ऐसा कविता बोलती है। तब वहाँ बैठे हुए सारे लोग नाराज हो जाते हैं। इस बीच में वहाँ श्री कृष्ण जी वहाँ आ जाते थे, तो कविता आकर श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। यही तो हमारा चित्र है, श्री कृष्ण ही एक योग भी है करके वहाँ काव्य ने बताया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ये भी संदेश दिया, कविता क्या होती है, संगीत क्या होता है। ये बहुत केवल एक छोटा सा काव्य में, आंश काव्य में इतना अर्थ उन्होंने दे दिया, और दोनों का विवाह हो जाते हैं, सभी संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी बेटी हो जाती है, उनकी बेटी का नाम कीर्ति। तो कविता और कवि जब बन जाते हैं उनको कीर्ति मिलती है। तो इस प्रकार का काव्य है, ये अवश्य पढ़नीय है। लेकिन आजकल जो है पुस्तक पढ़ने बहुत कम हो गया है। आज जो कार्यक्रम में आए हैं सबको मैं साधुवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में मिलना और पुस्तकों को पढ़ना बहुत कम हो गया है। तो कभी कभी हमको इतना आदत हो गया है कि पीठ में दर्द ही होता रहता है वो देखते देखते। तो ऐसी स्थिति में हम हैं। तो इस प्रकार के सभा का आयोजन करने के लिए, सभी आने के लिए आपको बहुत वास्तव में मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। और आपका ज्योतिष विषय में कुछ कहना है अवश्य, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, गंभीर विषय है। संस्कृत मैं तो बचपन से संस्कृत पढ़ा हूँ। संस्कृत के अनेक शास्त्रों में केवल ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जो संस्कृत नहीं जानने वाले भी ज्योतिष को जानते हैं।
इतना प्रसिद्ध हो गया है। तो इसलिए ज्योतिषाम अयनम चक्षु, वेद के लिए चक्षु है ज्योतिष, वेद के लिए नहीं समाज के लिए भी चक्षु। जैसा अशोक जी बोल रहे थे कैसे करना है, क्या करना है। देखिए हमारे कार्य गणना पद्धति भारत की बहुत विशिष्ट है। कार्य गणना पद्धति ज्योतिष में निहित है और ज्योतिष में सिद्धांत और फलित आपने सब हो गए हैं, लेकिन सिद्धांत ज्योतिष में गणित और कैलकुलेशन इसमें और कुछ बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। ये संस्कृत शिक्षा में जैसे साहित्य व्याकरण अवश्य पढ़ने होते हैं, वैसे ज्योतिष को नहीं रखते हैं। इसलिए बहुत लोग ज्योतिष को संस्कृत विद्वान अनभिज्ञात हो जाते हैं, संस्कृत जानने पर भी ज्योतिष नहीं जानते। इसके कारण ये है हमारे पठन पाठन के वो नहीं आना ही ये कारण होगा। तो ज्योतिष लेकिन वास्तविक में बहुत प्रधान है, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कब क्या करना चाहिए, कैसे क्या त्योहार कब करना चाहिए, वर्ष का शुरुआत कैसे होते हैं, कब अंत होता है, ये सब जानने के लिए ज्योतिष का बहुत जरूरी है। तो वेदों के जानने के लिए, क्योंकि वेद पूरा देखने के लिए है। यज्ञ केवल काल गणना से, काल निर्णय के बाद ही यज्ञ कर सकते हैं, इसलिए ज्योतिष बहुत बड़ा प्रधान है यज्ञ के लिए, ये आपको सबको जानना चाहिए। और जितने भी शास्त्र हो हमारे पास प्रज्ञा भी होना चाहिए, जिससे जो प्रज्ञावान है ज्योतिष में आगे बढ़ जाते हैं, जो प्रतिभावान है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, योचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करेति। तो ये ज्योतिष का शास्त्र का कोई गलती नहीं है, प्रज्ञा भी आपके पास चाहिए। तो इसलिए बड़े बड़े मेरे एक भाग्य है, महर्षि महेश योगी के साथ मेरे 3 महीने नेदरलैंड्स में बड़े बड़े ज्योतिषियों के साथ उनके अनुवादक के रूप में मैं काम किया। तो उस समय में बड़े बड़े ज्योतिषी थे, श्रीमती सुब्बाराव जी थे वहाँ, बड़े बड़े ज्योतिषी के साथ मैंने देखा वो कैसे प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। और बहुत सारे ज्योतिषियों का प्रेडिक्शन बहुत 100% करेक्ट होते हैं, वो दावा भी करते हैं। जैसा नीलम शर्मा जी बोल रहे थे, क्योंकि मैं उनसे बोला था संसार में हर जगह, क्योंकि देखिए ज्योतिष इज सच ए पावरफुल शास्त्र जो हर समाज में ये है विद्यमान। हमारा भारतीय ज्योतिष का प्रभाव हमारे भारत के साथ नेपाल में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, लाओस में, श्रीलंका में प्रसिद्ध है हमारा ज्योतिष शास्त्र। तो इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये अवश्य सबको जानना है, अवश्य शास्त्र, आवश्यक शास्त्र है। व्याकरण कभी कभी नहीं होने भी चलेगा, लेकिन ज्योतिष में समाज नहीं चलेगा, मार्गदर्शक है सबके लिए। तो इस विषय में बहुत सारी बातें बोलना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय नहीं है और सबके लिए बस और 10 मिनट लगाने हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि सरंजन त्रिपाठी जी जो हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर है दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा। मैं सबसे पहले श्री हंसराज मेहंदी रफ्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप एक शॉल देकर उनका स्वागत करें। गोपाल राजचरण एक बार फिर आपके मैं बीच में हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन में हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर उपेंद्र राव जी हैं, जो कि पूर्व विभाग अध्यक्ष रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और आज उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया है। हमारे साथ प्रख्यात और अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य नीलम जी भी हमारे साथ हैं, जानेंगे उसका फर्क क्या है। सर का बहुत बहुत स्वागत है मेरी जिंदगी में सामने। ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज ज्योतिष के विषय में बहुत बड़ी चर्चा हुई। ज्योतिष का जो विस्तृत जो समाज के लिए, जो कल्याण के लिए योगदान है, और इसी विषय में इसी उपलक्ष्य में मेरा ग्रंथ का लोकार्पण भी हुआ। मेरे ग्रंथ का नाम है श्री कविता क्रांता स्वयंवर। ये बहुत ही अच्छा एक साहित्यिक कृति है, जिसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी व्याख्यान के साथ। ये तो संस्कृत साहित्य के विषय में सबको प्रेरित करने के लिए काव्य का महत्व क्या है, कवि का महत्व क्या है, ये जानने के लिए, इसको बताने के लिए बहुत ही अद्भुत रचना है इसकी कविता क्रांता स्वयंवर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत मेरी जिंदगी में सामने। आपका एक लंबा सफर है मेरी जिंदगी में साथ ही साथ हम आपके उज्जवल भविष्य और आपके साथ करते हैं, क्योंकि आप एक मुझे लगता है आज
आपको लोग सरस्वती का जो नाम देते हैं, आप साक्षात सरस्वती लोगों की समझ करती है, लोगों की पीड़ा दूर करते हैं और इसी बात पर विमोचन किया गया है। और पूर्व मंत्री जी सरकार को क्या ये ज्योतिष के उत्थान के लिए कार्यक्रम किया गया है और ये हमारा अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन जो है ये ज्योतिष के लिए बहुत वर्षों से काम कर रहा है। मदन मोहन मालवीय जी की संस्था रही है, शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर इसका नींव रखी थी और आज ये बन के तैयार है और ये ज्योतिष के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर कार्य कर रहा है। वो आज रमाकांत जी ने ये बोला भी है, श्री रमाकांत जी ने कि आगे वो ज्योतिष बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज उनका जन्मदिवस भी था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि मैं सबको कह रहा हूँ कि ज्योतिष के लिए आगे एक ओपीडी या इस तरीके की मेडिकल साइंस की जैसी शोध कार्य है, ऐसा ही ज्योतिष के लिए उम्मीद करती हूँ। ज्योतिष का भविष्य बहुत सुंदर है। दार्शनिक के रूप में भी देखते हैं आज के परिवेश में ज्योतिष की भूमिका क्या है? आज के परिवेश में ज्योतिष की भूमिका एक मार्गदर्शक की है जो कि अत्यधिक आवश्यक है। ज्योतिष एक जीवन को सरल और सुगम बनाने का एक साधन है और इसके माध्यम से मार्गदर्शन लोग पाते हैं। लोग एक लव अफेयर के लिए ही क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करते, कौन सी साइड लेनी है, कौन सी बीमारी है या कौन से फील्ड में हम जाएं, सब सारी जानकारी जो जीवन से संबंधित है वो ज्योतिष के माध्यम से हल की जा सकती है। समाजशास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, क्या आप ये मानते हैं कि ज्योतिष भौतिक विज्ञान है और कितना समाज में? ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है, महाभारत काल से हजारों वर्ष सिद्ध विज्ञान रहा है। इसकी सटीक गणना, सटीक सिद्धांतिक जो भी था पूरा सटीक था। महाभारत के बाद ये विलुप्त होता गया, इसकी बहुत सी पुस्तकें जला दी गई हो गई। पर आज ज्योतिष संस्कृत के माध्यम से अगर देखा जाए, संस्कृत के साथ जोड़कर अगर कोई ज्योतिषी बनता है या ज्योतिषी ज्ञान को आगे बढ़ाता है तो ये ज्योतिष के लिए